Good morning, everyone. How are you? I hope all of you are okay and safe at your home. So, as we are continuing with the chapter Biodiversity and Conservation, in this lecture 4, we will do the topic Conservation of Biodiversity. How we can conserve biodiversity, इस लॉस होती बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसी कैसी कॉन्जर्वेशंस जैसे इन सीटू एक्स सीटू कॉन्जर्वेशंस हमारे पास हैं, ये सारे टॉपिक्स वी विल डिस्कस in this video. So stay tuned with me, like and subscribe. Let's start. So let's start with the today's topic biodiversity conservation. Now what is the meaning of conservation of biodiversity? Its meaning is जो हमारी लॉस होती biodiversity है हम उसको कैसे बचाएं, कैसे कैसे measures हम यूज कर सकते हैं उसको कंजर्व करके बचा के रखने के लिए. As we know that our ecosystem is changing day by day due to weather, climate, pollution, invasive species etc. बट इस बदलते इकोसिस्टम में जो स्पीशीज का लॉस हो रहा है उसको हमने बचाना है अपने बेनिफिट्स के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. तो पहले तो हमारे पास 3 रीजंस है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के. बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे बेनिफिशियल है उन 3 रीजंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट एंड एथिकल आर्ग्यूमेंट्स. फर्स्टली नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स. हम अपनी बायोडाइवर्सिटी से कैसे डायरेक्ट बेनिफिट्स ले रहे हैं हमारे अपने इकोनॉमिक यूजेस के लिए. तो बेनिफिट्स कैसे होंगे, एक तो हम फूड ले रहे हैं नेचर से, ठीक है, जैसे फ्रूट्स वगैरह, फायरवुड जिससे हम कुकिंग कर रहे हैं, फाइबर कपड़ा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स, गम्स, डाइज एंड मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हम कई प्लांट्स, कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिससे क्या है हमारे पास मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है. कहते 120 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ऐसे हैं जो मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स क्या है बनाने में हेल्पफुल हैं. जो हमारे नेटिव पीपल हैं वो प्लांट्स की 25,000 स्पीशीज को यूज कर रहे हैं एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन. ओके, नेक्स्ट इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ जाते हैं वो चीजें जो नेचर हमें सिर्फ हमें नहीं दे रही, जिस पे सारी स्पीशीज डिपेंडेंट हैं. जितने भी हमारे साथ प्लेनेट शेयर कर रहे हैं सभी उस चीज पे डिपेंडेंट है जो हमें नेचर दे रही हैं. वो किसके अंडर आती हैं? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिल रही है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से एंड वो ऑक्सीजन हर स्पीशीज के यूज कर रही है. कहते जितनी टोटल ऑक्सीजन बन रही है उसमें से 20% ऑक्सीजन तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स ही बना रहे हैं. अगर हम रेन फॉरेस्ट ही खत्म कर दे तो कितना मुश्किल होगा ऑक्सीजन के लिए. तो ये क्या आ गया? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट आ गया. नेक्स्ट हमारे पास आ गया पॉलिनेशन. हमारे इकोसिस्टम में काफ़ी सारे पॉलिनेटर्स हैं जैसे बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स जो हमारे प्लांट्स को पॉलिनेट कर रही हैं एंड फिर उससे क्या है फ्रूट्स एंड सीड्स क्या बन रहे हैं. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट इज एस्थेटिक प्लेजर. बायोडाइवर्सिटी हमें क्या है बहुत अच्छे प्लेजर्स दे रही है जैसे बर्ड वॉचिंग, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स हमें अच्छा लगता है. स्प्रिंग में जो फ्लावर्स ब्लूम करते हैं वो हमें कितनी खुशी देते हैं, हमारे मन को सुकून देते हैं. वॉकिंग थ्रू थिक फॉरेस्ट, बड़ी बड़ी लकड़ी हमें फॉरेस्ट से मिल रही है. वेकिंग अप टू बुलबुल सॉन्ग, सुबह हम बुलबुल की सॉन्ग से उठते हैं. वो चीज़ सारे क्या है नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है जो हमारे मन को क्या है शांति देते हैं, एस्थेटिक प्लेजर देते हैं. नेक्स्ट इज फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल. नाउ प्लांट्स जो हैं उसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ जोड़ के रख रही हैं. अगर प्लांट की रूट्स अपने साथ सॉइल पार्टिकल्स को जोड़ के ना रखे फिर तो वो सॉइल लूज हो जाएगी एंड विंड और वाटर उस सॉइल को बहुत जल्दी खराब कर सकते हैं. पर ड्यू टू होल्डिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स हमारे जो प्लांट्स हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रहे हैं. सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर, ठीक है. एंड प्लांट अपने अंदर क्या वाटर रिटेन करके रख सकते हैं एंड धीरे धीरे वो वाटर पोरस सॉइल से नीचे जाके एज अ ग्राउंड वाटर क्या है स्टोर भी हो जाता है. नेक्स्ट इज एथिकल रीजंस. एथिकल आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं? कहते हैं मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल स्पीशीज आर शेयरिंग द प्लेनेट अर्थ विद अस. बट इस जो अर्थ पे जितने भी स्पीशीज हैं कोई भी स्पीशीज यूजलेस नहीं है. हर एक की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, हर एक का कोई ना कोई यूज है. देयरफॉर इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू इंश्योर वेलबींग ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. तो हमें
सबको सब चीज़ों को बचा के रखना चाहिए फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट इज हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। इसकी दो कैटेगरीज हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, दैट इज वी सेव इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है, ये कंजर्वेशन कहती है कि अगर तुम किसी ऑर्गेनिज्म को बचाना चाहते हो तो उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसको बचाओ, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जगह पे ही कंफर्टेबल फील करता है, किसी और जगह पर तो वो सरवाइव कर ही नहीं सकता। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर तुम किसी टाइगर को बचाना चाहते हो तो उसके पूरे जंगल को बचाओ जिस जंगल में वो रहता है। इट इज़ अ मेन मोटिव ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के अंडर क्या आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरियाज होते हैं जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस सबसे ज़्यादा होती है एंड एंडेमिज्म भी सबसे ज़्यादा होती है। एंडेमिज्म का मतलब होता है जो स्पीशीज एक एरिया के साथ ही रेस्ट्रिक्टेड हो वो वहीं पाई जाती है, कहीं और नहीं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द रीजंस ऑफ हाई स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। स्टार्टिंग में 25 हॉटस्पॉट्स देखे गए थे, बट अब उसकी गिनती 34 हो चुकी है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सिर्फ अर्थ का 2% एरिया यूज कर रहे हैं, जिसमें फिर भी वो बहुत सारी स्पीशीज को रहने की जगह दे रहे हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को हम स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड कर दें, अच्छी तरह प्रोटेक्शन दें, तो जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं उनका रेट जो है 30% एक्सटिंक्शन रेट क्या है, कम हो सकता है विद द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स 3 हैं मेजर जो इंडिया में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका occur over the western coast of India and extending over to Sri Lanka. Indo-Burma, it extends from Bhutan to Myanmar and covering most of the northeastern India. Himalaya is one of the richest hotspot of biodiversity. सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्या है, हिमालय में पाई जाती है। तो नेक्स्ट इन सीटू कंजर्वेशन में क्या आ जाता है, प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो उन्होंने 4.7% ऑफ लैंड सरफेस क्या है लिया हुआ है। इसके अंदर सेक्रेड ग्रूव्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब आ जाता है। सबसे पहले वी विल डिस्कस नेशनल पार्क्स। हमारे 90 नेशनल पार्क्स हैं। ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या है मेंटेन किए जाते हैं। गवर्नमेंट इसका ध्यान रखती है कि बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ रहे, यहाँ पे किसी स्पीशीज को कोई नुकसान ना हो। तो दिस एजेंसी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। एंड नेशनल पार्क्स के अंदर ग्रेजिंग, फेलिंग ऑफ ट्रीज, हैबिटेट मैनिपुलेशन, कल्टीवेशन, ये सारी एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती। हैबिटेट मैनिपुलेशन का मतलब है कि जैसे एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे अगर हम सोचें कि थोड़े से एरिया में हम अपना घर बना ले एंड उन एनिमल्स की हैबिटेट क्या हो जाएगी, उसकी वजह से मैनिपुलेट हो जाएगी, छेड़खानी हम उनकी हैबिटेट में नहीं कर सकते, वहाँ पे अपने घर बनाने क्या है नहीं अलाउड है। सबसे अर्लीस्ट नेशनल पार्क्स थे जो द येलोस्टोन यूएसए, द रॉयल नियर सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों नेशनल पार्क्स को एज अ सीनिक ब्यूटी एंड रिक्रिएशनल वैल्यू के से जाना जाता था। सीनिक ब्यूटी मतलब जो हमें देख के अच्छा लगे कि वाओ ये कितना सुंदर है, रिक्रिएशनल जो हमें अपने मन को सुकून देता है, जहाँ पे हम घूमने वगैरह जाते हैं। यही 2 नेशनल पार्क थे। फिर जो इंडिया में फर्स्ट नेशनल पार्क बना जिस पे क्वेश्चन भी आता है वो कौन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नाउ वी विल डिस्कस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये जो एरियाज होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड हैबिटेट डिस्टर्बेंस क्या है नहीं होती। दीज आर द एरियाज फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड हैबिटेट डिस्टर्बेंस। इन सारी चीज़ों से ये एरियाज क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। बट यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, जैसे हम यहाँ से टिम्बर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, प्राइवेट ओनरशिप, अपना घर बना के उसके अंदर रह सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है अलाउड है। ये गवर्नमेंट एजेंसी के अंडर नहीं है, नेशनल पार्क गवर्नमेंट एजेंसी के अंडर थे। फिर आ गया बायोस्फीयर रिजर्व्स।
ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ये स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वेयर इन ट्राइबल पीपल आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं जिनका अपना ही ट्रेडिशन होता है, जिनके अपने ही कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, ये ट्राइबल पीपल इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को क्या है मेंटेन करके रखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट 1975 में लॉन्च हुआ था, यूनेस्को ने किया था अंडर द प्रोग्राम नैब। मैप के ऊपर फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। बायोस्फीयर रिजर्व की 3 जोन्स हैं, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। ये जो कोर जोन है सबसे सेंटर में है, फिर उसको बफर जोन ने सराउंड किया है, फिर ट्रांजिशन जोन आ जाती है। ये जो कोर जोन होती है, लेट मी शो यू, हमारे पास जो कोर जोन होती है ये बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड नहीं होती। फिर सेकंड वन इज बफर जोन, यहाँ पे एजुकेशनल एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स क्या है किए जा सकते हैं, यहाँ पे अलाउड है रिसर्च के लिए आना। ट्रांजिशन जोन जो है यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या है, बिल्डिंग्स, घर, क्रॉपिंग, रिक्रिएशन, इकोनॉमिक यूजेस, ये सारा कुछ क्या है अलाउड है। फिर आ गया फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के फंक्शन क्या है, ये कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं स्पीशीज की, डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च जैसे टॉपिक्स यहाँ पे किए जा सकते हैं। लास्ट वन अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन इज सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स आर द पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट सेट असाइड फॉर वर्शिप। फॉरेस्ट के छोटे छोटे हिस्से पैचेस बनाए हुए हैं जो सिर्फ वर्शिप, पूजने के लिए, पूजा करने के लिए रखे गए हैं, उनको सेक्रेड ग्रूव्स कहा जाता है। ऑल ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन द एरिया आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय द ट्राइबल पीपल। जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो अपनी वाइल्ड लाइफ को क्या अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इंडिया के कई हिस्सों में ये सेक्रेड ग्रूव्स पाए गए हैं, जैसे वन इज खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, रावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंद्रा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज सेक्रेड लेक्स और सेक्रेड प्लांट्स भी हैं। सेक्रेड लेक्स जैसे पुष्कर लेक इन राजस्थान, खिचो पालरी लेक इन सिक्किम। सेक्रेड प्लांट जैसे तुलसी, फाइकस रिलीजियोसा एंड रुद्राक्ष, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है प्रोटेक्टेड सेक्रेड प्लांट्स आते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन। ये एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन का मोटिव क्या है कि जो थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स है, थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, जो खत्म होने की कगार पे हैं, जिनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन उन प्लांट्स को अपनी नेचुरल हैबिटेट से उठा के स्पेशल एरियाज में लेके जाते हैं एंड इनको स्पेशल केयर देते हैं एंड इनको क्या है बचा लेते हैं एक्सटिंक्ट होने से। मतलब जो इन सीटू है वो नेचुरल हैबिटेट में ही बचाती थी, पर जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है वो नेचुरल हैबिटेट से दूर लेके स्पेशल केयर देके स्पेशल सेटिंग्स में इनको क्या है सेव करती है। दिस इज द डिफरेंस। Now ex situ conservation is further divided into various parts like seed banks, cryopreservation, home gardens, botanical gardens, zoological parks, wildlife safari parks, ये सारे क्या है ex situ conservation के ही पार्ट है। कहते हैं अगर कोई एनिमल और प्लांट एंडेंजर्ड होने वाला है तो उसको अर्जेंट नीड है सेव करने के लिए। किसी प्लांट्स एनिमल के बहुत सारे यूजेस हैं एंड उसको हमने सेव करके रखना है एक्सटिंक्ट होने से, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन से बेटर टेक्निक और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये स्पेशल केयर देके उसको बचा लेते हैं। कहते एक्स सीटू कंजर्वेशन सिर्फ थ्रेटेंड स्पीशीज को स्पेशल केयर में इनक्लोज करके रखती थी पहले तो, बट इन रिसेंट ईयर्स इसकी और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, जैसे बाय क्रायो प्रेजर्वेशन टेक्निक। क्रायो प्रेजर्वेशन टेक्निक में क्या होता है, किसी भी प्लांट, एनिमल, स्पर्म, एग, एम्ब्रियो जिसको भी सेव करना है उसके जीन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रख के हम उसको क्या है काफ़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेव कर सकते हैं इन जीन बैंक्स। जैसे सीड बैंक्स होते हैं वैसे ही जीन बैंक्स होते हैं जहाँ पे हम किसी भी स्पीशीज़ के जीन्स को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं एंड इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज जैसे हम किसी पर्टिकुलर वैरायटी के प्लांट के वैरायटी के डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन के सीड को स्टोर करके रखना है, वो भी हम सीड बैंक में क्या है स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आ गया प्लांट्स जिसको हमने प्रोपेगेट करके रखना है विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, थोड़ा सा टिश्यू लेके उसको क्या है डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स की हेल्प से ग्रो करके पूरे का पूरा ऑर्नामेंटल प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। इस टेक्निक को टिश्यू कल्चर बोलते हैं।
फिर लास्ट टॉपिक अपना आ गया कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। कहते हैं बायोडाइवर्सिटी किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर तो नहीं आता, बट इसकी कंजर्वेशन करना हमारी सबकी, सारे नेशंस की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स सारी स्पीशीज़ को ही मिलते हैं, इक्वल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशंस की जो हिस्टोरिक मीटिंग हुई थी, हिस्टोरिक कन्वेंशन हुई थी, जिसका नाम था द अर्थ समिट, 1992 में रियो डे जनारियो में हुई थी, जहाँ पे सारे नेशंस के लोगों ने आके अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए थे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एंड इसके बेनिफिट्स को फ्यूचर जनरेशन्स तक पहुंचाने के लिए। फिर उसके बाद एक नया जो कन्वेंशन किया, उसके बाद द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड ऑन 2002 इन जोसनबर्ग, साउथ अमेरिका, जहाँ पे 190 कंट्रीज ने प्लेज किया था कि टू रिड्यूस द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कि जैसे करंट रेट पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है उसको हमने ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल पे क्या है कम कर देना बाय द 2010। फिर एक टॉपिक आ जाता है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स आर द वेटलैंड्स विच आर कंसीडर्ड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। कहते हैं ये जो रामसर साइट्स है इनको वेटलैंड्स माना गया है। वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं जो क्या है, जहाँ पे क्या है मेरीन लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो वेटलैंड्स होते हैं जैसे लेक्स, मार्शीज एक्सेट्रा हमारे पास आगे। रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में हुई थी एंड इसका मेन मोटिव क्या है, कंजर्व करना रिसोर्सेज को फॉर द फ्यूचर जनरेशन। Ramsar sites work for the conservation and use of wetlands, and they also recognize ecological functions of wetlands and their cultural, economic and scientific recreational value। हमारे इंडिया में 26 रामसर साइट्स पाई गई हैं। एग्जाम्पल अष्टमुडी, सांबर लेक, रुद्र सागर लेक, चिलिका लेक एंड भिट्टाकनिका wetland, Odisha। These are the Ramsar sites। Now with this your chapter is completed। So like and subscribe this. Thanks।